आपकी इम्यूनिटी आपकी पर्सनल आर्मी है। इसका काम है खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना ताकि आप सेफ रहो। लेकिन सोचिए अगर ये आर्मी कंफ्यूज हो जाए और आपके अपने बॉडी सेल्स के ही खिलाफ हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। और शॉकिंग फिगर्स बताते हैं कि हर साल 10 में से 1 इंसान इस जंग से लड़ रहा होता है और हर साल इसके केसेस 19% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बढ़ते हुए ग्लोबल क्राइसिस के बीच आशा की सबसे बड़ी किरण कहाँ से आई है? जवाब है इस साल के नोबेल प्राइज से। 2025 का नोबेल प्राइज उन 3 साइंटिस्ट को सम्मानित करता है जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर छुपे उन सेल्स को ढूंढ निकाला जो इम्यूनिटी को खुद से लड़ने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस खोज के पीछे तो कई सालों की रिसर्च और कई साइंटिस्ट की मेहनत है। तो फिर क्रेडिट सिर्फ इन 3 को ही क्यों मिला? आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। इस क्यों का जवाब एक सिंपल वर्ड में है, क्लैरिटी। जहाँ पहले अंधेरा और कन्फ्यूजन था, वहाँ ये रोशनी लेकर आए। चलिए इस स्टोरी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। कई दशक से साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। हमारा इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो कैंसर सेल्स तक को मार सकता है, तो फिर वो हमारे हेल्दी सेल्स को कैसे छोड़ देता है? वो उन्हें क्यों नहीं मारता? इस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये मेरा है और ये कोई बाहर का दुश्मन है? ये इम्यूनोलॉजी का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स था। सबको पता था कि सिस्टम में कोई ना कोई ब्रेक्स हैं, पर किसी को नहीं पता था ये ब्रेक्स कैसे दिखते हैं, इन्हें कंट्रोल कौन करता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले नोबेल लॉरिएट की, डॉक्टर साइमन साकागुची। इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान एक खास तरीके के इम्यूनिटी सेल को आइडेंटिफाई किया। ये आम इम्यूनिटी सेल जैसे नहीं थे। इनका काम लड़ना नहीं था, बल्कि लड़ाई रोकना था। ये थे हमारे इम्यून सिस्टम के पीस मेकर्स। आज हम इन्हें रेगुलेटरी टी सेल्स या फिर ट्रैक्स कहते हैं। इन्होंने प्रूव किया कि हमारी बॉडी में एक एंटी वॉर फोर्स मौजूद है। डिस्कवरी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये ट्रैक सेल्स बनते कहाँ हैं और इनके अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें पीस मेकर बनाता है? और यहीं से एंट्री होती है हमारे बाकी 2 नोबेल लॉरिएट्स की। इनकी कहानी शुरू हुई एक लेबोरेटरी माउस से, एक चूहे से। एक ऐसा अजीब चूहा जिसमें जन्म से ही ऑटो इम्यून डिसीज थी, जिसकी वजह से इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते थे। इन साइंटिस्ट ने उस चूहे के डीएनए में उस गलती को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। एक सिंगल जीन जिसका नाम था FOXP3। ये वो है जो एक नॉर्मल टी सेल को एक पीस मेकर ट्रैक सेल बनाता है। जिस चूहे में ये जीन खराब था उसके अंदर पीस मेकर सेल्स नहीं थे, ट्रैक्स नहीं थे, और इसका नतीजा ये था कि उसकी इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ हो गई थी और ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। लेकिन एक चूहे के अंदर करी गई डिस्कवरी नोबेल प्राइज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। असली मूवमेंट तब आया जब इन्होंने इस डिस्कवरी को इंसानों से जोड़ा। उन्होंने देखा एक बहुत ही रेयर और जानलेवा बीमारी है आईपेक्स, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल उस चूहे जैसे थे। और जब उन्होंने इससे जूझ रहे लोगों का डीएनए टेस्ट किया तो क्या मिला? वही चीज़, एक ख़राब FOXP3। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्रूफ था। उन्होंने एक चूहे की बीमारी को इंसानों से जोड़कर 100% साबित कर दिया था कि FOXP3 ही इंसानों में इम्यून सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर है। तो अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं, सिर्फ ये 3 साइंटिस्ट ही क्यों? आपको शायद लग रहा हो कि ये डिस्कवरीज 1 या 2 साल पहले ही हुई होंगी, पर आपको जानकर हैरानी होगी ये सिलसिला 1995 से चल रहा है। पहले 1995 में साकागुची ट्रैक्स की डिस्कवरी करते हैं। 2001 में मैरी और फ्रेड चूहों और इंसानों में हुई ऑटोइम्यून डिसीज के लिए FOXP3 जीन को करार देते हैं। और 2003 में साकागुची FOXP3 और ट्रैक डेवलपमेंट में रिलेशन का पता लगाते हैं। इसके बाद जो 2 दशक आए उसने ही इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ का हकदार बनाया। ऑटो इम्यूनिटी, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, इन तीनों फील्ड्स में इन रिसर्चेस के बाद बहुत तेज़ी से काम हुआ। इन डिस्कवरीज से पहले ऑटो इम्यून डिसीजेस के इलाज में पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। पर अब साइंटिस्ट हमारी बॉडी से ट्रैक्स निकालकर उनकी कॉपीज़ बनाकर स्पेसिफिक एरिया में टारगेट कर सकते हैं, जिससे बॉडी इम्यूनिटी पर पहले से बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। वहीं कैंसर इतना स्मार्ट है कि अपने बचाव के लिए वो अपने आसपास ट्रैक्स को इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कैंसर पे हमला नहीं कर पाती। पर अब हम ट्यूमर्स के आसपास ट्रैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कैंसर को हराया जा सकता है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि ये सिर्फ 3 साइंटिस्ट ही क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आज इम्यूनोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी हो रही है। इन्होंने साइंस को इम्यून सिस्टम का वॉल्यूम डायल दे दिया। कहाँ इम्यूनिटी बढ़ानी है, कहाँ घटानी है, ये आज थोड़ा बहुत हमारे हाथ में आ गया। अगली 19 वीडियोज़ जो आप देखने वाले हैं 2005 से, यानी मेरे बर्थ ईयर से लेकर 2025 तक जितने भी नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिले हैं, उन्हीं पर
ऐसी ही चर्चा के साथ होंगे। तब तक आप याद रखिए, हर जिंदा चीज़ एक जिंदा कहानी है।